आज का वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में मैसिव ड्रॉप देखा है? अगर हाँ, तो आपके पोर्टफोलियो के उस स्टॉक का नाम कमेंट में बताइए जो लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा नीचे गया है। आई नो कि पिछला 1.5 साल आपके और मेरे जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। कई सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा करेक्ट हुए हैं, लेकिन एज इन्वेस्टर्स हमारा काम क्या है कि हम मार्केट में दिख रही अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, है कि नहीं। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। इसलिए हमारी टीम ने सोचा क्यों ना ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जो लास्ट 1 ईयर में नीचे जरूर गए हैं, मगर अब वो रिवर्सल के अर्ली साइंस शो कर रहे हैं। मैं आपको 2 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी जो पिछले 1 साल में सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद लास्ट 1 वीक में रिवर्सल शो कर रहे हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं। हमने ये स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले कुछ क्वालिटी फिल्टर्स भी लगाए हैं, जैसे कि मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीज से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा और पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 15% CAGR से ज्यादा। अब फिर हमें जो स्टॉक्स मिले, हमने उनमें से 2 ऐसे स्टॉक्स चुने जिनके 1 वीक रिटर्न्स हाईएस्ट हैं। रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 11 अप्रैल 2023 के मार्केट क्लोजिंग के नंबर्स कंसिडर किए हैं और जिस स्टॉक का 1 वीक रिटर्न हायर है उसको हमने एंड में कवर किया है। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कंपनी मार्च 2021 में ही लिस्ट हुई है। इनफैक्ट तब से लेकर आज तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 60% से भी ज्यादा रिटर्न्स बनाए हैं। कंपनी ने 20% के लिस्टिंग गेन्स भी दिए थे। एक और हिंट, ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है और वो एसिटिल इंटरमीडिएरीज के प्रोडक्शन में तो ग्लोबली टॉप 7 प्लेयर्स में कंसिडर की जाती है। अगर आपने कंपनी का नाम गेस कर लिया है तो वीडियो पॉज करके कॉमेंट्स में बताइए। डन? तो कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पिछले 1 साल में 44.6% से करेक्ट होने के बाद लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने पिछले 1 हफ्ते में 6.3% रिटर्न्स दिए हैं। चलिए पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इथाइल एस्टेट, एस्टिक एसिड और डाइक्टीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यानी कि DDP जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में एंगेज्ड है। स्पेशलिटी केमिकल्स ऐसे एक्सक्लूसिव केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस या फिर कंज्यूमर की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। कुछ केसेस में ये केमिकल्स एक वाइड वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स इन पर रिलाई करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स कई हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, इंक्स एंड कोटिंग्स, पेंट्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, एडहेसिव्स एक्सेट्रा में यूज किए जाते हैं। इसके चलते कंपनी का एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आने वाला रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रही है। इसके चलते उन्हें अपने बिजनेस में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और वो एक हाई मार्जिन बिजनेस में एंट्री ले पाएंगे। अब अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रेवेन्यूज में एक्सपोर्ट्स का 32% कंट्रीब्यूशन रहा था, जो कि Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में सीक्वेंशियली ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास चाइना, नीदरलैंड्स, रशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे लगभग 30 देशों का स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। इनफैक्ट नीदरलैंड्स के लीडन, चाइना के शंघाई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शारजा में उनके ऑफिस होने से उन्हें इंटरनेशनल डिमांड को मोनेटाइज करने में, अपने कस्टमर बेस को स्टैब्लिश करने में काफी आसानी मिलती है। मोरोवर मिडिल ईस्ट मार्केट भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए काफी बड़ा मार्केट साबित हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो एसिटिल इंटरमीडिएरीज बिजनेस उनके रेवेन्यूज में 65% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सेगमेंट उनके प्रॉफिट्स में सिर्फ 35% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी ओर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बिजनेस कंपनी के रेवेन्यूज में 35% कंट्रीब्यूट करता है, मगर प्रॉफिट्स में 65%। इसका रीजन ये है कि स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स एक हाई मार्जिन बिजनेस है। सो ओवरऑल देखें अगर तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का एसिटिल इंटरमीडिएट्स बिजनेस एक कांस्टेंट ग्रोइंग बिजनेस है जो उनके लिए कैश काउ की तरह काम करता है, यानी कि वहां ज्यादा री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बिजनेस कंपनी के लिए एक हाई मार्जिन हाई ग्रोथ बिजनेस है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के रेवेन्यूज के ग्रोथ में एक स्लो डाउन देखने को मिला है। इनफैक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी ड्रॉप हुए हैं।
अब मैनेजमेंट के हिसाब से रेवेन्यूज में ये डिप का एक रीजन है कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में हुई गिरावट। इसकी वजह से मार्जिन्स पर भी सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। प्लस हाई एनर्जी कॉस्ट और हाई फ्रेट कॉस्ट ने भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के मार्जिन्स को डेंट किया है। डेट पोजीशन की बात करें तो उनके फाइनेंशियल ईयर 22 तक उनकी टोटल 139 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो सितंबर 2022 आते आते बढ़ के 254 करोड़ पे आ गई हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी नई फैसिलिटीज से प्रॉफिट जनरेट होते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर 24 ऑनवर्ड्स डेट को घटते हुए देख सकते हैं। वैसे उनका इंटरेस्ट कवरेज फाइनेंशियल ईयर 22 में 23.8x पर था, जो काफ़ी हेल्दी माना जा सकता है। अब फाइनेंशियल ईयर 23 में एक्सपेक्टेशन है कि ये नंबर और इम्प्रूव हो सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कोई कंपनी अपने डेट पर लिए गए इंटरेस्ट को कितनी आसानी से भर सकती है। ये नंबर जितना ज़्यादा उतनी अच्छी फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ। चलिए अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। वैसे तो कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी 72.5% के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर्स कंटिन्यूसली अपना मार्जिनल स्टेक सेल कर रहे हैं। DIIs और FIIs का स्टेक पिछले 2 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है। एक रिसेंट अपडेट ये है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी वीवा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू फ्लोरिनेटेड केमिकल सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली मिटेनी स्पा इटली के एसेट्स एक्वायर किए हैं। एक्वायर करने के बाद अब ये 13,820 टन्स पर एनम या TPA ऑफ फ्लोरिनेटेड केमिकल की फैसिलिटी प्रोडक्शन लेने के लिए तैयार हैं। फ्लोरोकेमिकल स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर्स में ब्रॉड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं और लक्ष्मी ऑर्गेनिक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को लेवरेज करके उन्हें अपने फ्लोरिनेटेड केमिकल प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर रही है। इससे वो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर रही है। प्लस ये उन्हें इथाइल एसीटेट और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स जैसे कमोडिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक अपने डाइक्टीन डेरिवेटिव सेगमेंट में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। ये प्रोडक्ट एक्सपेंशन नियर टू मीडियम टर्म में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के कंसोलिडेटेड मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हैं और उन्हें उनके पीयर्स से कंपेयर भी करते हैं। अगर GNFC और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की वैल्यूएशन को देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 43.5 के प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, जबकि GNFC 4.67 और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज 14.24 के PE रेशियोज पे ट्रेड हो रहा है। इसी के साथ कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो वो 23.4% CAGR है, जबकि GNFC का उसी समय में 13.5% CAGR है और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का 18.14% CAGR। इंटरेस्टिंगली पिछले 1 साल में तीनों ही कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की सेकंड कंपनी की। ये एक ऐसी मोनोपोलिश कंपनी है जो एक रैपिडली इवॉल्विंग सेगमेंट में ऑपरेट करती है और आने वाले 10 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर सकती है। इस कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 22 तक अपने बिजनेस में अराउंड 95% मार्केट शेयर था। आने वाले सालों में ये कंपनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी नीड्स को पूरा करने में एक की रोल प्ले कर सकती है। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की एक लौती लिस्टेड पावर एक्सचेंज कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। पिछले 1 साल में 35.35% करेक्शन के बाद IEX ने पिछले 1 वीक में 13.93% रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में IEX ने 23% CAGR रिटर्न्स दिए हैं। चलिए कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टेट में रहती है, यानी कि उसे स्टोर करना मुश्किल है और इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होती है। ऐसे में जब भी कभी एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या डिस्कॉम जो एंड यूजर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर उनके पास सरप्लस पावर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के बजाय क्या करते हैं, वो जाते हैं IEX जैसे पावर एक्सचेंजेस पर, जहां ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के ढेर सारे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हमारे देश का पहला, सबसे बिजी और सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म एनर्जी एक्सचेंज है। IEX एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स जैसे प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट्रिसिटी या पावर को 15 मिनट के ब्लॉक में इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स, डे अहेड कॉन्ट्रैक्ट्स और डेली कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड कर सकते हैं।
इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की वजह से ही आज IEX के प्लेटफॉर्म पे 7300 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से 55 प्लस डिस्कॉम्स, 4400 प्लस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट्स और 1500 प्लस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स और ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं। और इसी के चलते आज IEX अपने ऑलमोस्ट सभी बिजनेस सेगमेंट्स में एक डोमिनेंट मार्केट शेयर एंजॉय करती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट 9 मंथ्स में IEX के पास डे अहेड मार्केट में 99.5% और रियल टाइम मार्केट में 100% मार्केट शेयर है। आई नो डे अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सभी टर्म्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। ये सभी दरअसल IEX के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और अगर आपको इन सभी के बारे में डिटेल में समझना है तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए। ओके, इसमें मैंने IEX के बिजनेस मॉडल, उनके डिफरेंट सेगमेंट्स, रेवेन्यू स्प्लिट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एक्सेट्रा को बड़ी डिटेल में समझाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, IEX का बिजनेस मॉडल सिंपल है। वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर मैचिंग और ऑर्डर एग्जीक्यूशन फैसिलिटेट करते हैं और इसके बदले ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। और इसी ट्रांजैक्शन फीस के फॉर्म में IEX अपने 80% रेवेन्यूज अर्न करती है। इसके अलावा IEX अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और पावर एक्सचेंज में स्ट्रॉन्ग सक्सेस को गैस, कोल और कार्बन ट्रेडिंग के लिए भी रेप्लिकेट करना चाहती है। इसके बारे में भी हमने IEX के बारे में हमारे वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। एक फ्लैट Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के बाद लास्ट क्वार्टर में IEX ने अपने परफॉर्मेंस में रिकवरी दिखाई है। कंपनी के रेवेन्यूज फिर से ट्रिपल डिजिट्स में आ गए हैं। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम जरूर 8.6% से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स अभी भी 2.2% से डाउन है और ये हमें उनके रेवेन्यूज में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रीसेंट क्वार्टर में हायर रेवेन्यूज और एबिटा के पीछे एक पॉसिबल रीजन हो सकता है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते खड़े हुए सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की ट्रेडिंग रिलेटिवली हायर प्राइसेस पे हुई होगी। बात करें अगर उनके डेट प्रोफाइल की, तो IEX का इनहेरेंटली ही मॉडल काफी एसेट लाइट रहा है और इसकी वजह से वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है विद वेरी मिनिमल डेट, और वो भी लीज पेमेंट्स के रूप में उनकी बैलेंस शीट पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर एक नजर डालें तो हमें एक इंटरेस्टिंग पिक्चर नजर आएगी। वैसे IEX एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, यानी कि कंपनी ओनर रन नहीं है और FIIs का मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक सिग्निफिकेंट स्टेक हुआ करता था और फिर दिसंबर 2021 से लेके दिसंबर 2022 तक पब्लिक होल्डिंग FII से ऑलमोस्ट 4x हो गई। कोइंसिडेंटली दिसंबर 2021 में IEX के शेयर ने अपना टॉप बना लिया था। तो आप समझ सकते हैं ना, स्मार्ट मनी निकल रहा था और उनके स्टेक को रिटेल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे थे। और दिसंबर 2021 के बाद का स्लाइड तो आप देख ही सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत मैटर करते हैं। और अब सवाल आता है, आखिर IEX के पास ऐसा क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है जिसके कारण वो इतनी हाई ग्रोथ मार्केट को सालों से डोमिनेट कर रहा है। IEX की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंटिन्यूसली इनोवेशन के जरिए नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। IEX के लिए एक और कंपेटिटिव एडवांटेज है कि उनके बिजनेस में नेटवर्क्स इफेक्ट प्ले करता है। अगर किसी को भी एनर्जी परचेज करनी है तो वो उसी प्लेटफॉर्म पर जाएगा ना जहाँ सेलर्स बहुत ज़्यादा हों, ताकि आपको एक कंपेटिटिव रेट मिल सके। और वाइस वर्सा भी, अगर आप सेलर हैं तो आप भी वहीं जाएंगे जहाँ बायर्स ज़्यादा हों, और यही है नेटवर्क इफेक्ट। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। IEX के सामने दो बड़े रिस्क हैं, एक रेगुलेटरी और दूसरा कंपटीशन। रेगुलेटरी रिस्क के बारे में बात करें तो इंडिया में पावर एक्सचेंजेस CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा रेगुलेटेड हैं और CERC IEX के मोनोपोली स्टेटस को लेकर कंसर्न्ड है, क्योंकि मार्केट के लिए मोनोपोली होना अच्छा नहीं होता और इसलिए CERC का मानना है कि मार्केट थ्राइव तभी होगा जब वहाँ पे कंपटीशन होगा। और इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक मैकेनिज्म जिसको मार्केट कपलिंग कहा जाता है।
गौर से सुनिए, आईईएक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में तो अब आप वाकिफ हैं कि पार्टिसिपेंट्स वहां पर अपने बाय सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जिसके बाद आईईएक्स का एल्गोरिथम ही डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिस्कवर करता है और ऑर्डर्स मैच करवाता है। करेक्ट। अब मार्केट कपलिंग जब पिक्चर में आएगी तो ऑर्डर मैचिंग और प्राइस डिस्कवरी आईईएक्स नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी करेगी। इसकी वजह से आईईएक्स के लिए अपना मोनोपोली स्टेटस रिटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होने के कारण आईईएक्स एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी के लिए एक प्रेफरेबल एक्सचेंज हुआ करता था। लेकिन अब अगर प्राइस डिस्कवरी ही किसी और के हाथ में है और यूनिफॉर्म है अक्रॉस एक्सचेंजेस, तो आईईएक्स के लिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या रहेगा? समझे? बढ़िया। और दूसरा रिस्क है कंपटीशन। आज इंडिया में आईईएक्स के अलावा 2 और बार एक्सचेंजेस ऑपरेशनल हैं। एक है पार एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यानी कि पीएक्सआईएल। पीएक्सआईएल भी आईईएक्स की ही तरह 2008 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आईईएक्स ने टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 95% से भी ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिया है। और दूसरा है रिसेंटली लॉन्च हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज यानी कि एचपीएक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि पीटीसी इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बैक्ड है। एचपीएक्स का लॉन्च हाल ही में हुआ था और ऑलरेडी हम इसका इम्पैक्ट आईईएक्स के गिरते वॉल्यूम्स और मार्केट शेयर पे देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट हाफ के नंबर्स के मुताबिक आईईएक्स का मार्केट शेयर अब गिरकर 86.4% पे आ गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड पे 94.2% पे था। हालांकि अगर हम आईईएक्स के मैनेजमेंट की सुने तो उनका मानना है कि बढ़ता कंपटीशन और मार्केट कपलिंग उनके बिजनेस को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, और इसका मेन रीजन है कि उनका यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन उनकी टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। और लास्ट क्वार्टर में उन्होंने मार्केट शेयर को कुछ हद तक रिकैप्चर भी किया था, फ्रॉम 86.4% इन सितंबर 2022 टू 88.6% इन दिसंबर 2022। फाइनली आईईएक्स के स्टॉक मूवमेंट की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 200% रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन पिछले 1 साल में स्टॉक स्ट्रांगली करेक्ट हुआ है। दरअसल कोविड के बाद फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में आईईएक्स ने अचानक से अपने इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखा, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 के स्टार्टिंग में आईईएक्स का शेयर बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड था, तो बड़े फंड हाउसेस जैसे कि पीपीएफएस एएमसी ने आईईएक्स में एंटर किया, और उसके बाद आईईएक्स के स्टॉक ने एकदम से मोमेंटम पकड़ लिया और सारे बड़े डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फंड हाउसेस की नज़र इस पे आ गई। एक पॉइंट पे लेकिन जब आईईएक्स का शेयर प्राइस 300 के अराउंड पहुंचा, तब आईईएक्स की वैल्यूएशंस को लेके क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस समय आईईएक्स 100+ के पीई पर ट्रेड करने लगा था। जब स्टॉक्स इतने हाई वैल्यूएशंस पे चले जाते हैं तो अक्सर एक छोटा सा झटका भी शेयर प्राइस को हिला देता है। आईईएक्स के लिए वो ट्रिगर था फाइनेंशियल ईयर 23 में, जब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और बढ़ते एनर्जी प्राइसेस के कारण डिमांड को एक बड़ा सेटबैक लगा और उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में डी ग्रोथ रिपोर्ट हुई। पर अगर आप एक्सपर्ट्स की राय सुनो तो उनका ये मानना है कि ये एक टेम्परेरी फेज है जो कि अनफेवरेबल मैक्रोस के कारण हुआ है। जाने से पहले कुछ की फाइनेंशियल मेट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं। कंपनी अभी भी 47.9 के प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। हालांकि मार्केट लीडर और न्यू मोनोपोली होने के कारण शायद ये जस्टिफाइड भी है। प्लस उनका 47.63% का आरओई भी उनकी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को मिरर करता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। क्या लगता है आपको, क्या ये कंपनीज के शेयर्स अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे कंटिन्यूड रहेंगे? कमेंट्स में बताइए। आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.